सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं आ चुका हूँ एस्की एट द इन्फिनाइट के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। और अभी तक जिसने भी एपिसोड फर्स्ट को नहीं देखा है वो जाकर अभी देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि शैडो रिकी को चैलेंज करता है स्केट बोर्ड की रेस के लिए, लेकिन लांगा रिकी के बदले रेस में हिस्सा लेता है और लांगा जैसे तैसे करके रेस को जीत भी जाता है। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिकी और लांगा दोनों ही सीढ़ियों पर साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर रिकी लांगा की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। रिकी कहता है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसी स्केटिंग नहीं देखी है और वो जो तुमने आखिर में किया था, क्या वो एक स्नोबोर्डिंग की ट्रिक थी? इस पर लांगा उसे बताता है कि उसे बैक साइड प्रोडियो कहते हैं। अब रिकी उससे कहता है, मुझे अब तुम्हें दोबारा से स्केटिंग करते हुए देखना है। अब लांगा अपने पैर को डक्ट टेप के साथ स्केट बोर्ड पर कस के बांध लेता है और स्केटिंग करने के लिए खाली रास्ते पर तैयार हो जाता है। लांगा अब स्केटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन लांगा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तभी वो रिकी से हेल्प मांगता है। अब रिकी उसकी मदद करते हुए उसे पीछे से धक्का देता है, जिसकी वजह से लांगा धीरे धीरे स्केटिंग करने लग जाता है। अब लांगा स्पीड बढ़ा लेता है और वो धीरे धीरे काफी तेजी से आगे की तरफ जाने लग जाता है। लेकिन तभी रिकी लांगा को पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लांगा नहीं रुकता है। अब लांगा जैसे ही टर्न लेता है उसे मेन रोड दिखाई देता है और लांगा काफी ज्यादा डर जाता है। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता है और वो गिरते गिरते सीधा मेन रोड पर ही जाकर गिरता है। तभी एक ट्रक उसे ठोकने वाला होता है, लेकिन लांगा ट्रक के नीचे सीधा लेट जाता है और ट्रक उसके ऊपर से चला जाता है। इसके बाद लांगा अपने चोट पर बैंडेज लगा लेता है। दोनों ही सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। तभी रिकी लांगा से बोलता है, कल रात को जिस तरह से तुम स्केट कर पा रहे थे, आखिर उसका क्या हुआ? जिस पर लांगा उसे कहता है, मुझे नहीं पता। अब लांगा रिकी से बोलता है, क्या तुम मुझे स्कूल के बाद अपना स्केट बोर्ड दोबारा से दिखा दोगे? जिस पर रिकी उसे बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अभी अभी मौत से बचे हो। इस पर लांगा उससे कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये सुनकर रिकी उसकी बात मान जाता है और उसे अपना स्केट बोर्ड दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, लेकिन ये कभी मत भूलना जिसमें तुम माहिर हो वो स्नोबोर्ड है और ये एक स्केट बोर्ड, इसमें बहुत खतरा है। तुम दोबारा सोच लो, क्या तुम ये करना चाहते हो? इस पे लांगा उससे कहता है, मैंने पहले ही सोच लिया है, चाहे जो भी हो मैं ये करूंगा, मैं स्केटिंग करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम उन दोनों को सीधा स्कूल में देखते हैं, जहाँ रिकी लांगा को ये सिखाता है कि आखिर स्केट बोर्ड पर बैलेंस कैसे करना है। वो लांगा को बताता है कि उसे अपने दोनों पैरों को स्केट बोर्ड पर अच्छे से जमाना होगा ताकि तुम स्केट बोर्ड पर अपना बैलेंस बना सको। अब लांगा रिकी की बात को मानकर स्केट बोर्ड पर अपने पैर जमाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो बैलेंस बना सके, लेकिन उससे बैलेंस नहीं बनता और वो गिर जाता है। अब रिकी उसे बताता है कि तुम्हारे पैर रखते ही ग्रेविटी का सेंटर पीछे चले गया, तुम्हें अपने पैरों को स्केट बोर्ड पर कुछ इस तरह से जमाना होगा ताकि ग्रेविटी का सेंटर बिल्कुल बीच में रहे और तुम बैलेंस कर सको। अब रिकी लांगा को स्केट बोर्ड को आगे की तरफ धकेलना सिखाता है। रिकी कहता है कि स्केट बोर्ड को धकेलना सबसे इजी काम है, ये कुछ ऐसा है कि जैसे तुम भाग रहे हो और इसमें तुम्हें अपने पैरों को भी ज्यादा पास नहीं रखना है। और क्योंकि वो ये सब कुछ स्कूल के अंदर कर रहे होते हैं, तभी उनके पीटी टीचर उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर रिकी और लांगा काफी तेजी से अपने स्केट बोर्ड को आगे की तरफ भगाने लगते हैं। रिकी लांगा से कहता है, इसी तरह थोड़ा और तेज चलाओ, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। अब लांगा अपने स्केट बोर्ड को और भी तेज चलाता है और वो काफी आराम से स्केट बोर्ड पर अपना बैलेंस भी बना पा रहा था। तभी अचानक से उन दोनों के सामने एक दीवार आ जाती है। अब रिकी तो टर्न लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन लांगा उससे कहता है, तुमने मुझे टर्न लेना तो सिखाया ही नहीं, और वो सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। अब अगले सीन में हम एक छोटे से रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ पर चेरी ब्लॉसम एक आदमी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वेटर उन्हें खाना देने आता है और ये वेटर और कोई नहीं, ये वही हरे बाल वाला व्यक्ति था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी जिस व्यक्ति के साथ चेरी ब्लॉसम बातें कर रहे थे, उस व्यक्ति को एक कॉल आता है, तो वो कॉल उठाने के लिए साइड में जाता है। अब वही हरे बाल वाला व्यक्ति जो कि वेटर बन के आया था, वो चेरी ब्लॉसम से बोलता है, क्या कल तुमने उस नए लड़के को देखा जिसने शैडो को हराया? तभी चेरी ब्लॉसम उससे बोलते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ बेवकूफ। ये सुनने के बाद हरे बाल वाला व्यक्ति चेरी ब्लॉसम से लड़ने लग जाता है। फिर वो व्यक्ति जो कॉल पे बातें कर रहा होता है, वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। इसके बाद हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो कि अपने फोन पर कल हुई रेस के बारे में बातें कर रहा होता है और कमेंट्स को पढ़ रहा होता है। इसके बाद हम शैडो को भी देखते हैं जो कि उन्हीं सभी कमेंट्स को पढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की उसे होरीमी कहकर बुलाती है। तभी हमें पता चलता है कि शैडो का असली नाम होरीमी है और शैडो एक फ्लावर की दुकान पर काम करता है और यहाँ पर वो सभी लोगों से काफी अच्छी तरीके से बात करता है। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और अब हम लांगा और उसकी मॉम को लंच करते हुए देखते हैं। लांगा की मॉम उसके लिए बहुत चिंतित है क्योंकि उसको काफी सारी चोटें लगी हैं और वो अपनी मॉम को नहीं बता रहा है कि आखिर वो चोटें कैसे लगी हैं। तो अब उसकी मॉम जैसे तैसे कर कर लांगा से पूछ ही लेती है, आखिर तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी हैं? तो लांगा उन्हें बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि मुझे स्केटिंग सिखा रहा है और स्केटिंग करते करते ही मुझे ये सारी चोटें लगी हैं। ये सुनने के बाद लांगा
की मॉम को काफी रिलीफ मिलता है। अब इसके बाद हम रिक्की और लांगा को दोबारा ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रिक्की लांगा को सिखाता है कि तुम्हें टिक टॉक करते हुए आगे बढ़ना है। अब लांगा थोड़ी बहुत कोशिश करता है और वो थोड़ा बहुत बैलेंस भी बना लेता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। रिक्की लांगा से कहता है यार तुम्हारा आगे वाला पैर हमेशा पीछे ही रहता है। तो लांगा उससे कहता है रुक जाओ, मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। तभी लांगा को उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो फिर उदास हो जाता है। तो रिक्की उससे बोलता है क्या हुआ, तुम फिर से रिजेक्ट हो गए। लांगा उसे बताता है यार मैं इस बार इंटरव्यू में जा ही नहीं पाया। फिर लांगा रिक्की को अपना रिज्यूम दिखाता है। तो रिक्की उससे कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए इसे भरूं। तो लांगा उससे कहता है नहीं यार, वो लोग समझ जाएंगे अगर उन्हें मेरी राइटिंग नहीं मिली तो। थोड़ी देर सोचने के बाद रिक्की कहता है अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। और फिर वो दोनों शॉप के मैनेजर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों मैनेजर से भीख मांगते हैं ताकि वो उनकी मदद करे। इन दोनों की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं इस बारे में अपने ऑनर से बात करूंगा। ये सुनकर रिक्की और लांगा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है और हम रेसिंग वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अब लांगा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और ये सुनकर शैडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक आदमी शैडो के पास आता है और उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। तभी सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं और उनमें से ही कोई कहता है देखो चेरी ब्लॉसम आ रहा है और उसके पीछे ही जोई भी है। अब हमें पता चलता है कि इस हरे बाल वाले व्यक्ति का नाम जोई है। अब वहाँ खड़े सभी लोग चेरी ब्लॉसम और जोई को देखकर उनकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। अब चेरी ब्लॉसम स्केटबोर्ड को चलाते हुए जोई से आगे चले जाते हैं, लेकिन तभी जोई अपने स्केटबोर्ड के साथ एक स्टंट करके चेरी ब्लॉसम के बिल्कुल सामने आ जाता है। वो दोनों अपने स्केटबोर्ड को सेम स्पीड पर चला रहे होते हैं। तभी चेरी ब्लॉसम अपने स्केटबोर्ड को कार्ला कहकर ऑर्डर देते हैं। इस पर जोई बोलता है अपने स्केटबोर्ड का लड़कियों जैसा नाम रखना बंद करो। फिर वो दोनों दोबारा से आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद हम एक नीले बाल वाले आदमी को अपने फोन में कुछ फोटोज चेक करते हुए देखते हैं और वो कहता है आज वो नहीं दिखा। फिर वो किसी को मैसेज करता है। फिर हम दोबारा से उसी छोटे लड़के को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पे खड़ा होता है और अपने फोन में कुछ चेक कर रहा होता है। तभी एक बेसबॉल उसकी तरफ काफी तेजी से आती है। फिर वो जल्दी से अपने स्केटबोर्ड पर चढ़कर उस बॉल को पकड़ लेता है और कहता है तो ठीक है, अब मैं उसके साथ खेलूंगा। इसके बाद हम दोबारा से लांगा को देखते हैं जो कि दो बोतलों के ऊपर से जंप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। अब लांगा रिक्की से कहता है यार ये ओली मारना कितना मुश्किल है। तो रिक्की लांगा से पूछता है स्नोबोर्डिंग में भी तो ओलियां होती है ना। तो लांगा उसे समझाता है कि स्नोबोर्ड में तुम्हारे पैर बोर्ड के साथ चिपके होते हैं और इसीलिए ओली मारना उसमें इजी होता है, लेकिन स्केटबोर्ड में तुम्हारे पैर नहीं जुड़े होते हैं और इसीलिए यहाँ पे ओली मारना बहुत मुश्किल होता है। अब लांगा रिक्की से पूछता है तुम्हें कितना टाइम लगा था ओली सीखने में। तो रिक्की उसे बताता है कि उसे 2 महीने लगे थे ओली को सीखने में। अब रिक्की लांगा को ओली मार के दिखाता है और कहता है ओली ने स्केटबोर्ड की दुनिया को ही बिल्कुल बदल के रख दिया है। तुम स्केटबोर्ड तो कर सकते हो लेकिन बिना ओली के ये बेकार है। इसके बाद रिक्की लांगा से पूछता है आखिर तुम कितने टाइप से स्नोबोर्डिंग कर रहे हो। तो लांगा उसे बताता है कि वो 15 साल से स्नोबोर्डिंग कर रहा है और ये सुनकर रिक्की काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद रिक्की लांगा को अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर रिक्की बैठा ही होता है और लांगा उसके बातें कर रहा होता है। तभी एक लड़की लांगा को घूर के देखती है। फिर रिक्की बताता है कि वो उसकी तीसरी छोटी बहन है। इसके बाद रिक्की की मॉम रिक्की के रूम में आ जाती है और उससे कहती है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई दोस्त भी आज आने वाला है। फिर रिक्की की मॉम उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है। फिर रिक्की लांगा को एक बुक में एक स्केटबोर्ड दिखाता है, जिसे देखकर लांगा कहता है ये स्केटबोर्ड मेरे लिए बिल्कुल ठीक है और मैं इस पर गिरूंगा भी नहीं। तो रिक्की उससे कहता है तो क्या मैं ये तुम्हारे लिए बना दूं। जिस पर लांगा उससे कहता है क्या तुम ये मेरे लिए बनाओगे। तो रिक्की उससे कहता है जिस स्केटबोर्ड के साथ तुमने शैडो से रेस करी थी वो भी मैंने ही बनाया था। इसके बाद रिक्की लांगा को अपने गैराज में लेके जाता है, जहाँ पर रिक्की लांगा के लिए एक स्केटबोर्ड बनाता है। फिर वो लांगा को 3 स्केटबोर्ड दिखाता है और कहता है ये जो सबसे बड़ा वाला स्केटबोर्ड है इसे बस ट्रेनिंग के लिए ही यूज किया जाता है और ये जो सबसे छोटा वाला स्केटबोर्ड है इसे बस पतली पतली गलियों में ही चलाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये जो बीच वाला है इसे हम लोग यूज करते हैं। फिर रिक्की लांगा को अपने फोन में काफी सारी स्केटिंग्स की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर लांगा बोलता है ये कितना कमाल का है। अब रिक्की लांगा को बताता है कि हम स्केटिंग को कहीं पर भी कर सकते हैं। तो लांगा उससे कहता है लेकिन स्नोबोर्डिंग को हम सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहाँ पर बर्फ के पहाड़ हो, और अगर बर्फ का तूफान आ जाए तो भी हम स्नोबोर्डिंग को नहीं कर सकते। रिक्की कहता है लेकिन स्केटिंग को हम जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, चाहे पहाड़ हो चाहे ना हो। स्केटिंग को हम स्कूल में, रोड पर और कहीं पर भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट है। ये सुनने के बाद लांगा की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। फिर रिक्की लांगा के लिए एक स्केटबोर्ड बना देता है। इसके बाद वो दोनों हर जगह स्केटबोर्ड के साथ ट्रेनिंग करते रहते हैं और हर जगह स्केटबोर्ड की ही बातें करते रहते हैं। वो चाहे स्कूल का कॉरिडोर हो या क्लास हो, वो हर जगह स्केटबोर्ड की ही बातें करते हैं और स्केटबोर्ड के बारे में ही सोचते रहते हैं। अब लांगा ओली मारने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है और इस बार उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि
की शाम हो जाती है और रिक्की लांगा के हाथों पर बैंडेज लगा रहा होता है। रिक्की लांगा से बोलता है तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतने ही बेहतर होते जाओगे। रिक्की लांगा से पूछता है तो तुम ओकिनावा क्यों आए हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है और वो दोनों अलग हो गए हैं। इस पर लांगा उसे बताता है क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरी मदर यहीं रहती थी तो इसीलिए हम यहीं पर आ गए। फिर रिक्की उससे बोलता है इसका मतलब यहाँ पर स्नो नहीं है इसीलिए तुम यहाँ पर स्नोबोर्डिंग नहीं कर सकते हो और इसीलिए तुम स्केटिंग कर रहे हो। तो लांगा उससे कहता है कनाडा में भी जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तब भी मैंने स्नोबोर्डिंग नहीं करी थी। फिर लांगा एक बार और ओली मारने की कोशिश करता है और इस बार वो ओली मार पाता है लेकिन लैंड करते वक्त वो नीचे गिर जाता है। लेकिन लांगा ने ओली को मार लिया था, इस वजह से रिक्की और लांगा दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों अपने स्टाइल में हैंडशेक करते हैं। इसके बाद रिक्की लांगा को लेकर शॉप के मैनेजर के पास जाता है और उसे बताता है कि लांगा ने ओली मारना सीख लिया है और वो भी काफी जल्दी। तभी वहाँ पर वो छोटा लड़का आता है जिसे देखकर रिक्की कहता है ये तो मिया चैनन है। फिर वो लड़का मिया चैनन रिक्की को इग्नोर करते हुए लांगा के पास जाता है और उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है और आगे के एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।